आइए दोस्तों, आज हम लोग करेंगे 29 दिसंबर का न्यूज एनालिसिस। तो भारत में विदेशी छात्रों की संख्या। तो सबसे पहली बात देखें कि भारत में विदेशी छात्रों की संख्या कितना कैसे रहा। तो 2012 में 16,410। तो लगातार वृद्धि हो रहा है। और आज जो है 2024 की यदि बात करें तो 2024 में 64,000 छात्र क्या भारत में आकर क्या कर रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो जो पहले अपना देश था कि प्राचीन इतिहास की यदि बात करें तो प्राचीन समय में जो भारत एक गौरवशाली देश रहा करता था शिक्षा के क्षेत्र में, वो फिर आज देखने को मिल रहा है कि 2012 से लगातार छात्रों की विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है। तो आप लोग बताएंगे कि इसका निर्माण किसने करवाया था और इसको किसने तोड़वाया था। इसके बाद है दूसरा न्यूज आपका, पुतिन ने अजरबैजानी विमान दुर्घटना को लेकर मांगी माफ़ी। यानी कि राष्ट्रपति कहाँ के, रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और शनिवार को क्या हो गया था, विमान दुर्घटना हुआ था जिसके वजह से इन्होंने माफ़ी मांगी है और इसमें 38 लोगों का मौत हो गया है। अब देखते हैं कि रूस से यदि भारत के संविधान की यदि बात करें तो भारत के संविधान में रूस से क्या क्या लिया गया है। तो मूल कर्तव्य की यदि बात करें तो भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य लिया गया है ये रूस से लिया गया है। वही बात करें प्रस्तावनाओं में तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय दर्शन को यदि देखा जाए तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो प्रस्तावना में वर्णित है ये भी रूस रूस के से ही लिया गया है। तो आप लोग बताइएगा कि समाजवादी के साथ साथ और कौन दो शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। समाजवादी के साथ साथ और कौन दो शब्दों को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। यदि बात करें समाजवाद का कॉन्सेप्ट, पहले भारत देश जो है रूस से ही लिया था कि जब अपना देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय तो समाजवादी की ओर ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है, जो कि रूस से लिया गया था। कि समाजवादी का कॉन्सेप्ट कहाँ से, रूस से लिया गया था भारत ने। लेकिन अपना देश ऐसा समाजवाद की ओर ज़्यादा दिनों तक रहा नहीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही देखा गया कि वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते जा रही है। वही 1991 के समय में पूर्ण रूप से अपना भारत देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई है। तो आप लोग 2 क्वेश्चन का जवाब देंगे अभी तक। इसके बाद तीसरा न्यूज़ देखते हैं। इजराइल ने यमन में एयरपोर्ट को बनाया निशाना। अब देखिए इसमें क्या है कि इजराइल के यमन एयरपोर्ट में गुरुवार को हवाई जो नहीं मामला पर जो कुछ बातचीत हुई, उसमें से जो यदि बात करें स्वास्थ्य संगठन के, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक उसमें थे, बैठे हुए थे वो, उसमें ये विस्फोट हुआ और जिसके कारण से क्या हुआ, स्वास्थ्य जो महानिदेशक थे वो तो बच गए हैं, जिसका नाम क्या था, टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयस। ठीक है, इसका नाम केवल याद रखना है। और देखिए इसमें पहली बार जो इस्तेमाल किया था थार्ड। अब थार्ड की यदि बात करें तो थार्ड जो है अमेरिका डिफेंस सिस्टम का नाम है थार्ड। तो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम का जो नाम क्या है वो थार्ड है। तो इसको याद रखना है। अगले 30 वर्ष में इंसानियत का सफाया कर सकता है एआई जितना स्पीड से, जैसे देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन में भी फीचर आ गया एआई का, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसमें क्या करता है, डीप फेक भी बना देता है ना। गूगल पे डीप फेक भी बना देता है, दूसरे का फेस को चेंज कर सकता है। इस प्रकार से जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बहुत फास्ट काम करने लगा है। इसका यूज भी बहुत सारे स्थानों पर किया जाने लगा और ये चिंता जताया जा रहा है कि ये अपना जो एआई इतना फास्ट तेज़ी से बढ़ रहा है, ये अगले 30 वर्षों में ये क्या हो सकता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा मात्रा में हानि पहुंचा सकता है। और ये किसने जताया, तो जेफरी हिंटन, जो आपको नोबेल ये पुरस्कार इसको मिला है, और इसने जताया है कि ऐसा भयानक स्थिति हो सकता है जिससे कि पूरे मानव जाति को खतरे बन सकती है।
तो AI जितना साइंस और टेक, जैसे यदि बात करें साइंस टेक जितना फास्ट बढ़ते जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ज़्यादातर मानव अपने कार्य को तो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यदि देखा जाए तो भारत की अपेक्षा यानी अन्य देशों में जितना फास्ट तेज़ी से AI का उपयोग किया जा रहा है, अब वो ज़्यादातर भविष्य में देखा जाता है कि मानव जाति के लिए वो क्या हो सकता है, हानिकारी ही होगा। और इसके बाद यदि देखें तो इसी जो AI के लिए, AI में जो फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार अब की बार मिला, AI के क्षेत्र में ही वो काम किए थे, जिसका नाम था जेफरी हिल्टन और जॉन हॉलफील्ड। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की यदि बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत 1901 से किया गया है, जिसमें 2024 की यदि बात करें तो नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो फिजिक्स में जेफरी हेंटल, जॉन हफील्ड को मिला था। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो डेविस बेकर, डेमिस हसाबी और जॉन जंपर को मिला था। वहीं अर्थशास्त्र की यदि बात करें तो जेम्स ए रॉबिन्सन और डेरन एमनी मेगलो और साइमन जॉनसर, ये 3 व्यक्ति को अर्थशास्त्र में मिला है। और यदि अर्थशास्त्र में यदि बात करें तो इसमें 1968 से प्रारंभ हुआ, यानी कि इसका शुरुआत किया गया कि पहले अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1968 से शुरुआत किया गया और पहली बार 69 में दिया था, जिसमें 2 व्यक्ति को मिला था, जिसमें रेगनार फ्रेंस और टिनबर्ग को मिला था। और उसको जो मिला था वो 2 व्यष्टि और समष्टि जो शब्द है उसके लिए मिला था। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 का किसको मिला, तो निहोन हिदाय नक्यो को मिला है। ठीक है, निहोन हिदाय नक्यो को मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में यदि बात करें तो 2 व्यक्ति को मिला है, जिसका नाम है विक्टर एब्रोस और गेरी रुकून। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रुकून को मिला है। वहीं बात करें साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है, तो हांगकांग को मिला है साहित्य के क्षेत्र में। ये 2024 का नोबेल पुरस्कार था। यदि बात करें सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला आपका क्या है, मलाला यूसुफ है। और सबसे अधिक उम्र की यदि बात करें अभी तक जो मिला है उसको जॉन गुड इनफ को मिला है। सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति की यदि बात करें तो जॉन गुड इनफ को मिला है। वहीं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति को जो मिला है नोबेल पुरस्कार, उसका नाम है क्या है, मैडम क्यूरी है। और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो है कौन बने, वो रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको 1913 ईस्वी में दिया गया था। आगे आज का लास्ट ये न्यूज में रहा है, तो इसको देख लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के साथ नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि जो सभी देश अभी मिलकर सबमिट कर रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण से कौन कौन सा सबमिट हुआ है। इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पर्यावरण के लिए अभी तक कितने सबमिट हुए हैं, इसके बारे में बताइएगा। जैसे देखिए सर, इसमें क्या हो रहा है कि यदि पर्यावरण को यदि देखा जाए और यदि हम बात करें कि विकास के लिए, तो ये दोनों चीज़ साथ साथ नहीं हो सकता है। ये सही है कि यदि अधिक मात्रा में हम क्या करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो पर्यावरण का हम लोग क्या करते हैं, दोहन करते हैं। चाहे वो रेलगाड़ियों चलेने हो, उसके लिए क्या करेंगे, खनन करेंगे, कोयला उत्पाद करेंगे, फिर क्या होगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और जो कि पर्यावरण को क्षति पहुँचाएगी। पेड़ पौधे कटेंगे तो उसे भी पर्यावरण का क्या होगा, नुकसान होगा। इस प्रकार से जो माधव डी गॉडगिल है, इन्होंने अपना ये बयान दिया है कि दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है। और इसके माधव ये जो गॉडगिल है, इसने एक पुस्तक प्रकाशित किया था जिसका नाम क्या है, इकोलॉजी एंड इक्विटी। इसका नाम याद रखना है कि इकोलॉजी एंड इक्विटी पुस्तक किसका है, गॉडगिल का है। यह 1995 में किया था। इसका पुस्तक का नाम क्या है, इकोलॉजी एंड इक्विटी, गॉडगिल। ये गॉडगिल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आज का न्यूज इतना ही है। तो आप लोग 2 क्वेश्चन का जवाब देंगे और इसका यदि PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ब्रेन बूस्टर IAS PCS पर जाकर ले सकते हैं।
इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक जो है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे रहता है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।